Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is miscellaneous exercise 10, chapter number 10, vector algebraic miscellaneous exercise. We started yesterday. You were provided a video of for the part 1 of this exercise from question number 1 to question number 8, because those questions were very easy, direct questions. तो उसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था. आई होप आप कर सकते हो कवर फ्रॉम दैट वीडियो भी क्लास ही थी एक्चुअली, है ना. A recorded class of the previous session. ठीक है. If you feel any difficulty in any of the question, you can ask at any time, है ना. For this, you will have to watch the video. You will have to do the questions by your own self and try to find if there's any difficulty, right? So in part 2 today we will start from question number 9. So मेरे को ये देखते ही सेक्शन फॉर्मूला की बू आ रही है. देखते ही स्ट्रेट अवे आपको पता चल जाना चाहिए कि द क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला और फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला और फ्रॉम व्हाट. So let's read the question. Find the position vector of point R which divides the line joining these two points P and Q, whose position vectors are this and this externally. So the question की difficulty level बढ़ाने का तरीका है externally word दे देना, क्योंकि internally word में हम थोड़ा comfort zone में रहते हैं. So it is externally. So point P के position vector ये है, point Q के position vector ये है ना. पोजिशन वेक्टर भी फिर दो वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं हमको इस चीज से. ठीक है ना. इस पी क्यू को एक पॉइंट आर है जो एक्सटर्नली इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. आपको उस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने, या यूं कहूं पोजीशन वेक्टर बताना एक तरीके से कोऑर्डिनेट बताना ही तो होता है कि नहीं होता है. मान लो आपने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया 2i कैप 3j कैप 4k कैप, तो उसके कोऑर्डिनेट्स 2,3,4 है. ठीक है ना. तो कोऑर्डिनेट्स पूछे या पोजीशन वेक्टर पूछे, करीब करीब बात एक ही है ना. और फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल्सो शो दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू. फिर आपको दोबारा आर क्यू का मिड पॉइंट पी है वो शो करना है. ठीक है. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके. अब एक चीज सुनो, देखो रेशियो 1:2 है. एक्सटर्नली में जब भी रेशियो 1:2 होगा ना, तो अंदर वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा ही होगा. ये तो शो ये करवा रहा है इस क्वेश्चन में, बाकी अंडरस्टूड है. कैसे कैसे एक्सटर्नली में जब भी रेशियो 1:2 होगा और इंटरनली में जब भी रेशियो 1:1 होगा. इंटरनली में रेशियो 1:1 है तो वो उसका मिड पॉइंट है. एक्सटर्नली में मान लो ये पी है, ये क्यू है, और एक्सटर्नली 1:2 है, तो एक्सटर्नली आगे कर दिया आपने. तो 1:2 होने का मतलब है जैसे ये आर है तो ये 1 है और ये पूरा 2 है. तो ये 1 है, ये 2 है, तो इधर वाला भी तो 1 हुआ. तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, होगा नहीं होगा. तो एक्सटर्नली में रेशियो 1:2 विल गिव मी द मिड पॉइंट, और इंटरनली में रेशियो 1:1. एक्सटर्नल में रेशियो 1:2 और इंटरनल में रेशियो 1:1, ये दो बातें हमेशा मुझे मिड पॉइंट देगी ही देंगी. डायरेक्ट रिजल्ट्स की तरह आपको याद करना है आगे के लिए. ओके. चलिए अभी अपन इसको प्रूव भी कर देंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से. ओके. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले पी और क्यू पॉइंट्स बना देता हूं जिनके पोजीशन वेक्टर्स मुझे गिवन है. लेट्स से पी यहां है एंड लेट्स से क्यू यहां है. फाइन. ठीक है. और पी के पोजीशन वेक्टर गिवन है. पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए ओरिजिन बनाना पड़ेगा आपको. पोजीशन वेक्टर के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ओरिजिन. तो लेट्स से ओरिजिन यहाँ है, ओ यहाँ है. तो ये ओ से पी, ये ओ से पी एक वेक्टर बना जिसको पोजीशन वेक्टर पी बोल सकते हो, और ओ से क्यू भी एक पोजीशन वेक्टर बना, इसको आप पोजीशन वेक्टर क्यू बोल सकते हो. कर देते हैं हम ट्रांसपेरेंट इसको. फाइन. पोजीशन वेक्टर ओपी क्या गिवन है? वेक्टर 2a. क्या गिवन है? वेक्टर 2a प्लस बी. मतलब एक्चुअली कंपोनेंट फॉर्म गिवन नहीं है, दो वेक्टर का अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन है. दो वेक्टर का अलजेब्रा करके दिया है इसने, है ना. वेक्टर ए और वेक्टर बी की फॉर्म. और वेक्टर ओक्यू क्या गिवन है? रेस्पेक्टिवली है. रेस्पेक्टिवली है मतलब ये दूसरा वाला होगा, है ना. क्या है? वेक्टर ए 3b, वेक्टर ए -3 टाइम्स वेक्टर बी. ठीक है. और ये है मेरा वेक्टर पी क्यू. अब इस वेक्टर पी क्यू को एक्सटर्नली कोई पॉइंट है आर डिवाइड कर रहा है. अगर इंटरनली होता तो मैं इंटरनली लगाता. ये क्या कह रहा है? कहां लगाओ? अब पहली चीज जो एक्सटर्नली सुन के माइंड में आती है वो ये होती है कि सर इस साइड एक्सटेंशन करूं या इस साइड करूं या इस साइड करूं. तो ये पता करने के लिए रेशियो पे नजर डालो. सो रेशियो इज व्हाट? देखो पॉइंट आर है, वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो इसका मतलब आरपी बाय आर क्यू इक्वल टू 1/2. देखो ध्यान सुनो, आरपी बाय आर क्यू इक्वल टू 1/2. तो आरपी अगर 1 है और आर क्यू अगर 2 है, यानी आर से पी ज्यादा नजदीक है, क्यू दूर है. आरपी अगर 1 है और आर क्यू अगर 2 है, दैट मीन्स आर से पी नजदीक है. पी नजदीक है दैट मीन्स पी की साइड से एक्सटेंशन होगा.
और क्यू की साइड से नहीं होगा। ये तो है बेसिक तरीका पता करने का। और एक डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, आप भूल रहे हो कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बने तो इनिशियल पॉइंट से आपको एक्सटेंशन करना है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बने तो टर्मिनल। तो अगर आपको वो बात याद है, सारी बात इसलिए बताई जाती है टू सेव योर टाइम इन द एग्जाम, to save your time in the exam, you will get very less time in the exam to analyze all these things। आपको वहां पे ये छोटी मोटी बातें जो है एनालाइज करके पता करना। ओके फाइन। सो दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक ये 1 है, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है, 2 है। फाइन, ये पूरा क्या है, 2। ठीक है। और यहां से भी आपको साफ साफ अभी पता चल ही रहा है कि पी इसका मिड पॉइंट है, बट आपको प्रूव करना है यूजिंग द मैथमेटिकल जो वेक्टर वगैरह दिया हुआ है। और अब आपको इस ओ आर की क्या निकालनी है, पोजिशन वेक्टर निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन, वेक्टर ओ आर निकालना है आपको। क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये वेक्टर ओ आर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सो यू विल यूज द सेक्शन एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला स्ट्रेट अवे। ओके, लेट्स फाइंड इट आउट। और रेशियो ऑफ डिवीजन आपको 1:2 गिवन है ना, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सीधे लिखता हूं मैं इसमें। तो आप पहले गिवन पॉइंट्स लिख देना कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू आर गिवन एज दिस, रेशियो ऑफ डिवीजन इज गिवन, एक्सटर्नल रेशियो ऑफ डिवीजन इज गिवन 1:2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला गिवन पॉइंट्स तो ये हो जाएंगे क्वेश्चन से देखकर। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, दैट इज उसको वेक्टर ओ आर कह सकते हो, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, याद है, वेक्टर ओ आर इक्वल टू एम इज टू एन कर दूं तो एम इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ व्हाट, बाद वाला क्यू, ओ क्यू, वेक्टर पी क्यू है तो ओ क्यू है ना, तो एम इंटू वेक्टर ओ क्यू। और एक्सटर्नल है तो माइनस एन इंटू वेक्टर ओपी डिवाइडेड बाय व्हाट, एम माइनस एन, वेयर एम और एन भी गिवन है मुझे, क्या एम इज टू एन क्या गिवन है मुझे, 1:2। ठीक है, चलो लेट्स पुट द वैल्यूज। तो एम तो है 1, ओ क्यू मुझे जो भी दे रखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर 3b माइनस एन क्या है 2, और ओपी गिवन है वेक्टर 2a प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, दैट मीन्स 1-2। सो वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 वेक्टर यानी 4 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो वेक्टर ए -4 ए वेक्टर कितना हो जाएगा, -3 ए वेक्टर, ये -5 बी वेक्टर, और नीचे -1 सबके माइनस हटा दें, सो इट विल बी लाइक वेक्टर 3a प्लस 5, 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, मैच करो वेक्टर आर का पोजीशन, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर ऐसा जाएगा। कुछ गिवन पॉइंट्स में से मिस किए हैं इसमें ऊपर, वो आप अपने आप लिख देना। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया एक पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व। अगला पार्ट है अब आप उसको मिड पॉइंट भी प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है कि दिस इज द पी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू। तो एक काम करता हूं मैं काम करता हूं, मैं तो आर और क्यू का मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं। अगर यही निकल गया तो प्रूव हो जाएगा कि इसका मिड पॉइंट है। समझ आया? इसका भी पोजीशन वेक्टर गिवन है ना, तो नाउ पर अब मिड पॉइंट तो हमेशा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में ही लगता है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला का भी मिड पॉइंट नहीं लगता है ना। पर्टिकुलर केस को केवल और केवल इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का ही था। तो मैं क्या करता हूं, यूजिंग द पर्टिकुलर केस ऑफ या मिड पॉइंट केस ऑफ इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट केस ऑफ इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला we have वेक्टर ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2। यही तो होता है भाई, मिड पॉइंट का अगर निकालने होते हैं तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेशियो तो 1:1 है मिड पॉइंट वाला। तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 है ना। देखो मुझे थोड़ा सपने आ रहे हैं, पी मिड पॉइंट है तो प्रूव करना है ना। तो लेट्स कंसीडर इस आर क्यू का मिड पॉइंट कोई चौथा पॉइंट ले लो एस। पहले आप लिख देना लेट एस बी द, यहां लिख देता हूं मैं, है ना, लेट एस बी द मिड पॉइंट ऑफ
आर क्यू, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। सो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ एस हो जाएगा। मिड पॉइंट का सेक्शन, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो, दैट मीन्स आप वेक्टर ओ एस निकाल रहे हो। ठीक है, डन, समझ आया। अब ये सेम निकल के आ जाएगा पी से, तो प्रूव हो जाएगा कि पी ही इसका मिड पॉइंट है। ओके ना, ठीक है। तो वेक्टर ओ एस यानी वही वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2। सो वेक्टर ओ आर अभी अभी निकाला है मैंने, वेक्टर 3a प्लस 5b प्लस ओ क्यू ऑलरेडी गिवन, कितना, वेक्टर a माइनस 3 टाइम्स वेक्टर b डिवाइडेड बाय 2। सो 3a प्लस a 4 टाइम्स वेक्टर a, 5 में से 3 गया, अगेन 2 टाइम्स वेक्टर b डिवाइडेड बाय 2। 2 से काटूंगा तो इट विल बी लाइक, वेक्टर, यहाँ लिख देता हूं, वेक्टर 2 टाइम्स वेक्टर a प्लस b वेक्टर b, एंड इट इज नथिंग बट द वेक्टर ओपी। ओपी भी ही तो है ये, चेक करो, ओपी भी हमको यही गिवन है 2 टाइम। सो इम्प्लाइज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, यही प्रूव करना था। प्रूव्ड। और एक्सटर्नल में रेशियो 1:2 है तो मिड पॉइंट है ही सही, ये चीज आप डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे। और इंटरनल में रेशियो 1:1 है तो वो मिड पॉइंट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, डिलीट कर दूं ना, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Question number 10th. The two adjacent sides of a parallelogram are this and this. Find a unit vector parallel to its diagonal and also find its area. ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी adjacent sides वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो उसका एरिया तो इजीली निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से, लास्ट एक्सरसाइज में किया है। लेकिन एक और चीज उससे इससे पहले पूछी है ना, एरिया चलो बाद में निकालेंगे, पहले एक चीज और पूछिए। लेट्स से दिस इज द दिस इज द पैरेललोग्राम, लेट्स से दिस इज द पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो इसकी दो एडजेसेंट साइड्स जो गिवन है, लेट्स से पैरेललोग्राम को मैं मान लेता हूँ ABCD, ABCD। तो इसकी जो दो एडजेसेंट साइड्स है, कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स मान लूं मैं, हाँ कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स मान लूं, तो लेट्स कंसीडर AB एंड AD। एडजेसेंट साइड चाहिए आपको, तो लेट्स कंसीडर AB एंड AD। तो इन दोनों के मुझे, इन दोनों साइड्स की मुझे वेक्टर फॉर्म गिवन है, AD एंड AB एंड AD। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो AB को मान लो 2i कैप माइनस 4j कैप देन प्लस 5 कैप। मतलब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से अपन जो वेक्टर बनाते हैं ना, वेक्टर ए बी अपने को एक तरीके से गिवन है, और वेक्टर ए डी भी अपने को गिवन है, क्या, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसकी डायगोनल से पैरेलल हो, जो इसके डायगोनल। तो इसका डायगोनल वेक्टर एसी बनेगा, ये तो आप पता लगा ही दोगे, है ना। इसका डायगोनल क्या बनेगा, वेक्टर एसी। तो वेक्टर एसी की डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर चाहिए। तो अगर आपको वेक्टर एसी पता चल जाए तो उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो अब आपका टास्क हो गया वेक्टर एसी निकालना। कैसे निकालेंगे वेक्टर एसी, ट्राइंगल लो से, सीधे पैरेललोग्राम लो ही बन लगाओ ना। पैरेललोग्राम लो क्या कहता है कि अगर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं तो उनका डायगोनल उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उन्हीं का रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इन दोनों को सम कर दूं तो डायगोनल एसी मिल रहा है। और ट्राइंगल लो में तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा वेक्टर एडी को इधर। भाई ये पैरेलल साइड्स हैं, तो इसको मेरे को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये वाली साइड भी बन जाएगी मेरी ये, और फिर दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस लगाना पड़ेगा। तो उसमें दो पार्ट्स में हो रहा है, और सीधे पैरेललोग्राम लो है हमारे पास, तो मैं सीधे लिख दूंगा। सो यूजिंग पैरेललोग्राम लो, पहले तो आप लिख देना हेयर द साइड्स AB एंड साइड्स AD of the parallelogram ABCD are given as vector AB equal to this and vector AD equal to this. ये हो गया given point. Now using triangle law, oh parallelogram law. Now using parallelogram law, parallelogram law है ना, वेक्टर AC diagonal vector AC will be the resultant vector of vector AB. Resultant का मतलब होता है सम, यही होगा। चलो वेक्टर AB क्या गिवन है, 2i कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5
k cap plus what is vector AD given as I cap minus 2 j cap minus 3 k cap. चलो जोड़ो फटाफट, 2 और 1 3 I cap माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 जे कैप, 5 में 3 गए 2 2 कैप। आपने एक चीज नोटिस करी इस चैप्टर के अंदर, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो कैलकुलेशन में तो केवल जोड़ बाकी करना है, बच्चों वाला खेल, क्लास नर्सरी कह दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जोड़ना है कि घटाना है कि भाग देना है कि क्या करना है। उसके बाद ये पता दे कोई भी तो नर्सरी क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है फिर तो, है ना। इसलिए हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं हमारा टाइम इन द इंट्रोडक्टरी क्लास, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा एक्सरसाइज वाली वीडियो चाहे से आप एक बार रिवाइज करो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप एक नहीं 2 बार रिवाइज किया करो, ठीक है ना। आपको क्लास में मतलब एग्जाम में जाना है और आपका कल वेक्टर अलजेब्रा का टेस्ट है, तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू वॉच द एक्सरसाइज वीडियो बट टू वॉच इंट्रोडक्टरी वीडियो, क्योंकि एक्सरसाइज आप सॉल्व करके गए, टीचर ने कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, क्या करोगे, है ना। लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन वॉच करके गए हो तो टीचर कोई भी क्वेश्चन दे दे, चाहे एक्सरसाइज का दे दे चाहे आउटसाइड एक्सरसाइज दे दे, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डायगोनल एसी आ गया, लेकिन डायगोनल एसी थोड़ा निकालना है आपको, वेक्टर एसी नहीं निकालना, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है ना, ठीक है। तो इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालने के लिए नाउ नाउ एसी कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर एसी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एसी, ठीक है। सो इट विल बी लाइक 3 आई कैप minus 6 j cap plus 2 k cap, and let's find its magnitude also, 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, जब लिखो तो अच्छे से लिखो या तो लिखो ही मत, सीधे सॉल्व कर दो, और 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 3 आई कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय 9 36 एंड 9 45 रूट 49 दैट मीन 7, ठीक है डन। तो इसको और फर्दर सॉल्व कर लें तो फाइनल आंसर इसका तो आ चुका है 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2, तो एक आंसर तो मैच करो बेटा, एक आंसर तो मैच करो, ठीक है। नाउ अच्छा कैसे भी कर लो तो कोई खास बात नहीं है ना, 1/7 को कॉमन ले लो फिर तो सही बच रहा है। नाउ इसके आगे ये लाइन लिख देना आप, है ना। नाउ यूनिट वेक्टर जैसे भी उसने पूछा था, पैरेलल टू डायगोनल एसी इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल एसी इज गिवन बाय एसी कैप, ठीक है ना, और एसी कैप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है डन। तो पहला क्वेश्चन डन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि साहब हमको इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम, तो नाउ the next question is to find the area of parallelogram ABCD, and that is done by taking the magnitude of the cross product of vector AB क्रॉस वेक्टर AD, ठीक है। ये करना है आपको, तो इसके लिए पहले AB क्रॉस AD करके फिर ही तो मैग्नीट्यूड निकलेगा जब वेक्टर हाथ में होगा। तो लेट्स फाइंड AB क्रॉस AD, डिटरमिनेंट, तो आई कैप बना देंगे, इसमें क्या है जे कैप के कैप, तो वो लाओ AB वेक्टर क्या है 2 -4 5, एंड देन AD क्या है 1 -2 -3, ठीक है। तो आई कैप के साथ क्या लगेगा, -4 इंटू -3 +12, -2 इंटू 5 -10, तो +10 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप के साथ क्या लगेगा, 2 इंटू -3 -6 -5 वन जा 5, प्लस के कैप के साथ क्या लगेगा बोलो, 2 इंटू -2 -4, देन माइनस और -4 यानी कि +4, सो इट विल बी लाइक 22 आई कैप -6 -5 -11, और बारहवीं माइनस तो +11 जे कैप, अच्छा के कैप 0 हो गया, 0 के कैप, फाइन। तो अब इसका निकाल लूं मैं मैग्नीट्यूड, वही मेरा आंसर है, इक्वल टू इसके आगे निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड। सो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विच इज लाइक 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर इज 484, 11 का इज 121, उसका 0 है ही, करो जोड़ो, तो 5 5 10 यानी 600 605 √605,
√605 को काटो पीटो तो 121 11√5 शायद, चेक करो। यूनिट्स नहीं, स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ना, स्क्वायर यूनिट्स 11√5 आ रहा है। 5 × 121 हो जाएगा और 121 का √11 है। ठीक है, ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था एक तरीके से, डायरेक्ट एरिया पूछ लिया और अब आपको पैरेललोग्राम लो भी इस बहाने, चलो अच्छा हुआ रिवाइज हो गया है ना। ठीक है, एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो जब अपन कैप लगाते हैं ना यूनिट वेक्टर, तो सिंगल लेटर पे ज्यादा वो फोकस करता है कि सिंगल लेटर पे कैप होती है, सिर्फ डबल लेटर पे ज्यादा उसने एनसीईआरटी एग्जांपल्स में मैंने देखा नहीं यूज किया है ऐसा नोटेशन। तो आप एक काम कर लोगे, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, इसको एक सिंगल वेक्टर मान लो, जैसे कि इसको तो सिंगल वेक्टर मान लिया वेक्टर ए, इसको सिंगल वेक्टर मान लिया वेक्टर बी, तो आई कैन राइट इट एज वेक्टर सी। तो इसको लिख सकता हूं सी कैप। ठीक है ना, उस डायगोनल वेक्टर को मैं क्या मान लूं, वेक्टर ए सी, है ना, और सी कैप निकाल लूं। ठीक है, डन। चले आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9। तो इजी थे अभी तक के तो ये दो क्वेश्चंस, 11th उससे ज्यादा सरल लग रहा है। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर दिस इज वेरी इजी। ये क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर कोई इक्वली इंक्लाइंड है तो उसके डीसीज ये निकलेंगे, ऐसा शो करो। तो आप ऐसे क्योंकि मानते हो क्वेश्चन शो करने का, आप तो ऐसे मानो क्वेश्चन है फाइंड करने का, और फाइंड करके ये निकल जाएंगे, तो क्या काम। ठीक है ना, तो मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो हमारे इंक्लिनेशन होता है उसको अल्फा बीटा गामा मानते हैं ना। सो लेट द इंक्लिनेशन ऑफ द वेक्टर ए मान लो, चलो उसको ऑफ द वेक्टर वेक्टर ए विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वैसे मानने की जरूरत नहीं है, होते ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होते ही हैं, बट फिर भी चलो लिख दो, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, बी अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली, ये मान लिया मैंने। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लूं सीधे, है ना, विच आर इक्वल, इक्वल है ना, इक्वली इंक्लाइंड है ना, विच आर गिवन एज इक्वल, विच आर गिवन एज इक्वल, इधर ही लिख दिया हमने, विच आर गिवन एज इक्वल, इक्वल दैट इज, इसका मतलब हो गया कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, है ना। अब मैं निकालने वाला हूं डीसीस नाउ, डीसीस ऑफ वेक्टर ए आर गिवन बाय, आर गिवन बाय, डीसी को क्या कहते हैं अपन, एलएमएन, और एलएमएन कैसे निकलता है, given by L equal to cos alpha, M equal to cos beta and N equal to cos gamma। ठीक है, एंड सिंस ऑल ऑफ दीज आर गिवन एज इक्वल, cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों इक्वल है, तो आप चाहो तो L को M को N को तीनों को ही ले सकते हो, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, है ना। ठीक है, समझ आया ना, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, अल्फा बीटा गामा को ले लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है, इनको ले लेंगे इक्वेशन 2, इसको ले लेंगे इक्वेशन 3 एंड इसको ले लेंगे इक्वेशन 4। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 आई कैन से इट की L इक्वल टू M इक्वल टू N, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सेम तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा सेम, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा सेम, तो L बराबर M बराबर N। तो फ्रॉम इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन, भाई देखो इंक्लिनेशन सेम है तो डीसी सेम है, सिंपल सी बात है कि नहीं है, बोलो। इंक्लिनेशन सेम है तो डीसी भी सेम है। इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट एल बराबर एम बराबर एन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एल एम एन के बीच में एक रिलेशन और है जो हम जानते हैं, उसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो डीसी निकल के आ जाएंगे। नाउ वी नो दैट, इसको लेट से इक्वेशन 5 मान लिया ना। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, बोलो, डीसी के बीच का रिलेशनशिप याद है खुशी, क्या रिलेशनशिप होता है डीसीज के बीच का, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना, इनका स्क्वायर का सम 1 होता है ना। ये रिलेशन हमने डायरेक्ट याद किया था। तो एल, अब तीनों इक्वल है ना एल एम एन, तो मैं तीनों को एल स्क्वायर ले लूं, बोलो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर डाल देना फ्रॉम इक्वेशन 5,
फाइन। तो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, सो l स्क्वायर 1/3, सो l इक्वल टू 1/√3। फाइन। और वैसे तो प्लस और माइनस होगा, लेकिन क्योंकि अपन एक्यूट एंगल मानते हैं इंक्लिनेशन को, तो इसलिए अपन ने प्लस वाला 1/√3 लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ओके, सो एल अगर 1/√3 आ गया तो एम भी 1/√3 आ गया, और क्योंकि तीनों बराबर है ना, सो द डीसीज आर, hence the DCs are, hence the required DCs are L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू जो भी निकल के आया क्या 1/√3 ईच। प्रूव्ड, यही प्रूव करना है कि सारे के सारे 1/√3। चेक करो, द DCs ऑफ वेक्टर इक्वल इक्वल आर दिस, तो तीनों के तीनों 1/√3 प्रूव्ड हो गए। समझ आया? बोलो एनी डाउट्स? ठीक है ना, वेरी इजी। और इसको भी डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है तो उनका उनका डीसीज क्या निकल के आएगा 1/√3 1/√, डी आर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि डी आर्स के तो बहुत सारे सेट बन सकते हैं ना। इसी डीसीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 5 से कर दो, तो फिक्स डी आर्स। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि डी आर्स भी सेम तो आएंगे। जैसे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/√3 3/√3 3/2 यानी कट के √3 तो डी आर्स भी सेम तो आ रहे हैं, बट वो आ क्या रहे हैं वो अपन क्लियर कट नहीं कह सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर दो डिलीट। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा है, 12th। लेट वेक्टर ए इक्वल टू दिस गिवन है, वेक्टर बी इक्वल टू दिस गिवन है, वेक्टर सी इक्वल टू दिस गिवन है, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी एंड सी डॉट डी। पहली फुर्सत में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, बिकॉज इट कंटेन्स द नॉलेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट। आप कहोगे सर डॉट प्रोडक्ट ही तो है, कहाँ है क्रॉस प्रोडक्ट? ये लाइन अपने आप में क्रॉस प्रोडक्ट है। विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स से, दोनों से परपेंडिकुलर वो ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता ही होता है। होता है कि नहीं होता है बताओ? ठीक है, तो हमको 4 वेक्टर्स गिवन है, तो पहली गिवन पॉइंट्स में आप लिख देंगे कि हेयर वेक्टर्स ए बी एंड सी, 3 वेक्टर्स गिवन है, आर गिवन है, दिस, ये हो जाएगा गिवन पॉइंट। अब एक ऐसा वेक्टर निकालो डी जो कि ए और बी दोनों से तो हो परपेंडिकुलर, दैट मींस इन दोनों के प्लेन से ही परपेंडिकुलर है। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर आते हैं, और याद रखना स्पेस में हमेशा दो वेक्टर से एक कॉमन प्लेन बनाया जा सकता है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के कॉमन प्लेन से परपेंडिकुलर है वो डी वेक्टर। और इस तरीके से है कि उस डी का इस सी से डॉट प्रोडक्ट 15 आता है। वो जो वेक्टर है डी जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, उस डी का इस सी से डॉट प्रोडक्ट कितना है, 15 है। अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मतलब ये तो एक तरीके से एग्जाम मटेरियल, प्योर एग्जाम मटेरियल, एग्जाम तुमको पढ़ते ही पसंद आ जाएगी कि क्वेश्चन तो देना ही है बच्चे को। सब कुछ टेस्ट हो गया ना, डॉट प्रोडक्ट भी टेस्ट हो गया, क्रॉस, वो चाहता है हमेशा एक ही क्वेश्चन बच्चे की सारी नॉलेज चेक कर ले, है ना। ओके, तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक क्रॉस बी निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले तो गिवन पॉइंट्स में हम डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ये भाई एक तरीके से देखो ऐसा है कि ये वेक्टर ए है मान लो, ये वेक्टर बी है मान लो, और इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। लेट से उसको वेक्टर ई मान लो, ये तो है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए जो भी गिवन है, ये है वेक्टर बी जो भी गिवन है, और ये है मान लो वेक्टर ई। ठीक है, अब ये जो वी ई वेक्टर है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन तो मुझे पता चल गई, बस इसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता। ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो वही मतलब वेक्टर डी जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वेक्टर डी जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होना तो डायरेक्शन पता करना होता है ना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मुझे अभी तक नहीं पता। और मैग्नीट्यूड किससे पता चलेगा, डॉट प्रोडक्ट वाले इक्वेशन से पता चलेगा। तो मैं इधर लिखता हूं एक चीज हेयर, द वेक्टर डी वेक्टर ई परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू बोथ vector A and vector B is given by its cross product is given by vector E equal to vector A cross vector B. Fine. So let's find its cross product. I cap, J cap, K cap. बोलो वेक्टर ए क्या गिवन है आपको, पढ़ के बताओ। 1 4 2 1
2। वेक्टर बी क्या गिवन है आपको, 3 - 2 7, 3 - 2 7, फाइन। सो आई कैप के कंपोनेंट्स आ गए, 4 × 7 28, माइनस माइनस +4, माइनस जे कैप के कंपोनेंट्स आ गए आपके 7 - 6, एंड प्लस के कैप के कंपोनेंट्स आ गए हैं आपके दिस -2 -2। सो इसको सॉल्व कर देते हैं, 28 + 4 32 आई कैप, देन माइनस जे कैप 7 - 6 तो 1 ही होता है, और -2 -12 कितना होता है, माइनस का 14, -2 -12 क्या होता है, माइनस का 14 के कैप। देखना बेटा बाहर कौन है, तनिष बोलो किससे बात करनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया मेरा इसका क्या आ गया, ये एक तरीके से वेक्टर ई आ गया। अब वेक्टर ई आ गया ये, लेकिन आपको तो वेक्टर डी चाहिए, तो वेक्टर डी की डायरेक्शन तो इसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर डी की डायरेक्शन तो इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, नाउ वेक्टर डी मान लेता हूं, नाउ वेक्टर डी उसका मैग्नीट्यूड मैं लैम्डा मान लेता हूं एक बार, लेट डायरेक्शन ही तो मिलती है बेटा, डायरेक्शन ही तो मिलती है, एक वेक्टर जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी ये डायरेक्शन ही होती है, फिर तो यही आंसर हो जाता। ठीक है ना, एक ऐसे कहता कि एक ऐसा वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में है तो उसका आंसर तो ये हो जाता, लेकिन एग्जैक्टली वेक्टर निकालने के लिए डायरेक्शन तो इसकी ले लूंगा मैं, यानी इसका कैप ले लूंगा, इसका कैप ले लूंगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या लूंगा वो मुझे सोचना पड़ेगा, समझ गए। तो लेट्स डू वन थिंग, पहले हम इसका कैप ही ले लेते हैं, लग गया था ना। तो नाउ यूनिट वेक्टर in the direction of vector E, in the direction of one, हाँ हाँ आ जाओ, मैं आ जाइए, जी 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 बैठे, बैठो बैठो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, बैठे ना मैम, यस, एक सेकंड बच्चों ना, कहाँ तक आ गए अपन, वेक्टर ए वेक्टर बी, सो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई is given by e cap, is given by e cap, e cap will be given as vector e divided by magnitude of vector e. So vector e is like 32 I cap minus j cap minus 14 k cap. ओके, सो 32 का स्क्वायर करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर लग रहा है, -1 का स्क्वायर करना है एंड -14 का भी स्क्वायर करना है, का सम करना है, का रूट करना है, फाइन। सो करो 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप एज इट इज, करो 32 का स्क्वायर बोलो, 1024, 1024 शायद, देखो तो, तो 1024 में जोड़ो 196, 1124, 1124 यानी 1130, 1130 और 90, 1220, 1221 हो गए क्या, जोड़ो जरा, बोलो सही है, ओके, -14 के कैप, अब 1221 है क्या किसी का, परफेक्ट नहीं आएगा बेटा, 1000 और 200 तो ये साफ ही दिख रहा है, कैसे होगा 11, बड़ा बड़ा कॉमन सेंस की बात है, 196 और 197 में 200 तो यही हो गया, 200 में 3 ही तो कम है, तो 3 उधर 24 में से कम कर दो 21, ओके। अब मुझे बताओ 1221 किसी का है क्या रूट, बोलो, देखो 32 का तो 1024 होता है, 39 का चेक करो, 39 का तो नहीं आएगा है ना, तो इसको फैक्टराइज करो, बताओ फैक्टराइज करके आंसर निकालो, 1221 को रूट के अंदर निकालो, और तो क्या हो सकता है।
निकालो। नहीं बेटा, परफेक्ट नहीं आ रहा। ओके, अब सुनो मेरी बात। परफेक्ट नहीं आ रहा, हम थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में चले गए। हमको जिस डायरेक्शन में पहले जा रहे थे उससे फिर थोड़ा सा भटक गए। मेरी बात सुनो। वेक्टर ई तो ये है, इधर देखो। वेक्टर ई तो ये है। अब आपको वेक्टर डी एक ऐसी वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो ये हो और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो वैसे भी आप लैम्डा मानने वाले हो, आपको पता ही नहीं है, और फिर लैम्डा की वैल्यू सी डॉट डी से सॉल्व करने वाले हो। तो जब आप मैग्नीट्यूड वैसे भी लैम्डा मानने वाले हो, तो यूनिट वेक्टर निकाल के लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई कराना, इसी से करा दो। लेट्स से मुझे एक चीज बताओ, एक वेक्टर है 3i कैप 4j कैप 5k कैप। इसकी डायरेक्शन तो ले ली मैंने, डायरेक्शन मिल गई। अब मुझे एक दूसरा वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मुझे लैम्डा मानना है इसी डायरेक्शन में। तो मैं उसका यूनिट वेक्टर निकाल के और उस यूनिट वेक्टर टाइम्स लैम्डा मानू उस वेक्टर को, या मैं इसी को इस ये जो वेक्टर अभी दिखा हुआ है इसी का लैम्डा टाइम्स मान लूं। तो लैम्डा वहां से जो निकल के आएगा, यहाँ से वहां से लैम्डा यूनिट वेक्टर के हिसाब से निकल के आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा यूनिट वेक्टर के अलावा जो उसकी अभी प्रेजेंट मैग्नीट्यूड है, मान लो उसका प्रेजेंट मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। तो अगर मेरा मान लो वैसे लैम्डा 9 निकल के आता, तो अभी मेरा लैम्डा 3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 3 है। आया नहीं आया अभी भी समझ में? देखो मेरी बात सुन, ये इतना वेक्टर है, मान लो कि ये इतना वेक्टर है ना। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, लेट्स से, है ना। अब मेरे को एक दूसरा वेक्टर चाहिए जो इसकी डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, उसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसके मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर निकाल लूं, और यूनिट वेक्टर और मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा मान लूं, तो लैम्डा टाइम्स इसका यूनिट वेक्टर, और उसके बाद लैम्डा निकालने का जो दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको मैं सोल्व करूंगा, तो मेरा लैम्डा मान लो कि 10 निकल के आ रहा है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो 10 मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, इसका यूनिट वेक्टर निकालू ही नहीं, मैं इसी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स मान लूं, और उस लैम्डा की वैल्यू अगेन मैं उसी इंफॉर्मेशन से सॉल्व करूं। तो अब की बार मेरा जो लैम्डा जो पहले 10 निकल के आता, वो अब की बार मेरा 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 5 मैग्नीट्यूड का तो ये ऑलरेडी वेक्टर आ गया ना भाई। वैसे भी मैग्नीट्यूड 10 आता, वैसे मैग्नीट्यूड 10 आता, तो अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल के मैग्नीट्यूड निकालता तो मेरा 10 आ जाता। लेकिन ये 5 मैग्नीट्यूड का तो ऑलरेडी वेक्टर है, तो अब मेरा लैम्डा 2 निकल के आ जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो लैम्डा जो है मैं अगेन किसी और इंफॉर्मेशन से निकालने वाला हूं, मैं किसी और इंफॉर्मेशन से निकालने वाला हूं। तो मैं मान लूंगा इसी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स मेरा ओरिजिनल वेक्टर डी है, इसी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स। ठीक है, सो डू वन थिंग, अच्छा वो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि यहाँ पे ई कैप निकालने की जरूरत नहीं है, यूनिट वेक्टर भी निकालने की जरूरत नहीं। परफेक्ट आता तो भी जरूरत नहीं थी, ये तो चलो नहीं आया। अगर परफेक्ट आता ना, अभी मैं इसके आगे भी कर सकता हूं, लेकिन फिर मेरे को पता है क्या है, ये रूट 1221 को ले लेके कैरी करना पड़ेगा एंड तक। रूट 1221 और आखिरी में जाके कट जाएगा, पता है, आखिरी जामे में जाके कट जाएगा। तो मैं उठाऊं क्यों उसको, जब लास्ट में जाके कटेगा। ठीक है, तो मैं सीधे लिखता हूं मेरा वेक्टर डी जो है उसकी डायरेक्शन ये, और मैं उसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूं लैम्डा। लैम्डा उसी रेशियो में चलता रहेगा ना फिर, इसकी इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ले रखा है मैंने, लैम्डा मेरा उसी रेशियो में चलता रहेगा। समझ आया ना? तो नाउ let the let the magnitude of vector d, let the magnitude of vector d be lambda, है ना, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन बी
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई। समझ आया? हाँ, एक चीज और, अगर ये लैम्डा नहीं गिवन होता, ये क्लियर कट गिवन होता 8 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, फिर को और कोई ऑप्शन नहीं था, फिर तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड पता नहीं है, मुझे मैग्नीट्यूड मैंने लैम्डा मान लिया है ना। तो एक तरीके से मैं क्या कर लूंगा, सो सो वेक्टर डी जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर को मैं मान सकता हूं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ई, मान सकता हूं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ई। तो इसको मैं सॉल्व कर दूं तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ई क्या है, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। सो इट विल बी लाइक 32 लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप माइनस 14 लैम्डा टाइम्स के कैप। ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर डी आ गया। अब सी डॉट डी मेरे को क्या रखना है, जो भी दे रखा है रखना है, वहां से लैम्डा सॉल्व हो जाएगा एंड दैट्स इट, आपका वेक्टर डी निकल जाएगा। समझ में? अब आप ये लैम्डा ही तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, लैम्डा ही तो मिसिंग है। सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू नाउ। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का एक पार्ट। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, इट इज ऑल्सो गिवन दैट सी डॉट डी, सी डॉट डी इक्वल टू 15 गिवन है। सो सी तो क्या है, गिवन है आपको, सी वेक्टर कहाँ है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन पहले भी लिख देना कि सी क्या गिवन है, 2 माइनस 4 माइनस 1 एंड 4, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये तो है सी। डॉट डी क्या है, 32 लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप माइनस 14 लैम्डा टाइम्स के कैप इक्वल टू व्हाट, 15, इक्वल टू व्हाट 15। चलो तो अब डॉट प्रोडक्ट करना आता है सबको, करो। 2 इंटू 32 लैम्डा यानी 64 लैम्बा लैम्डा 64 लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा यानी प्लस लैम्डा, और 4 इंटू माइनस 14 लैम्डा विल गिव मी 96 लैम्डा इक्वल टू 15। सो कितना लैम्डा होगा ये, 65 माइनस 96 करो, माइनस का 21, 64 प्लस 1 65, 96 माइनस का 31 है ना, माइनस का 31 लैम्डा आ गया 15। सो फ्रॉम हेयर लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस 15 बाय 31। सो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर डी क्या आ जाएगा, इसको माइनस 15 बाय 31 माइनस 15 बाय 31 से मल्टीप्लाई कर, तो देखो पीछे आंसर ऐसा ही आ रहा है क्या, मैं माइनस 15 बाय 31 कॉमन लेकर या फिर मल्टीप्लाई किया है अलग अलग, चेक करो आंसर। क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 12 था। क्या 1/3 कॉमन कैसे आएगा, जब नीचे 31 है तो 1/3 कॉमन ही नहीं आ सकता। हाँ बताओ क्या आंसर है। हाँ 160 आई कैप है ना, तो 15 टू जा 30, 15 3 जा 45 एंड 3 460। एक बार हमने वैल्यू सब कुछ सही नोट करिए, चेक करो, 14142 एंड 3 माइनस 2 प्लस 7 है ना, प्लस आपकी बुक में भी देख लो, कई बार मिसमैच ये भी हो जाता है, 3 माइनस 2 7, 142 3 माइनस 2 एंड 7, ये तो है वैल्यूज। ठीक है 28 के हो जाएगा -2 -12, तो 32 आई कैप माइनस जे कैप -6 माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ओके ठीक है, फिर अपन ने डॉट प्रोडक्ट किया इसका 2 माइनस 1 और 4 से, 64 प्लस 1, 14 4 जा 96, 56, 14 4 जा 96 कर रखा है भाई, 14 4 जा 56, करो अब सही इसको, तो 65 माइनस 56 विल गिव मी 9 लैम्डा, 9 लैम्डा। ओके पकड़ में आई गलती, तो 9 लैम्डा इक्वल टू 15, तो लैम्डा इक्वल टू 15/9 विच विल गिव मी 5/3। तो अब 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन ले लूं मैं, तो देखो इसी वेक्टर को मैं इसी के आगे प्रोसेस, आप एक स्टेप और लिख देना, सो द रिक्वायर्ड वेक्टर डी इज, यहाँ तक तो कर ही लिया था लैम्डा टाइम्स, तो 32 इंटू 5, 1/3 तो ले लिया मैंने कॉमन,
और 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। 32 इंटू 5 160 आई कैप, देन 32 इंटू -1 -32 जे कैप, ओ सॉरी 5 5 5 5 नॉट 32, तो -5 जे कैप, एंड देन 5 से मल्टीप्लाई भी तो करो, -14 इंटू 5 यानी -70 ठीक है, सही है अभी। +70 है, +70 क्यों आएगा? 32 माइनस 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 में ही तो है ये, प्लस में कैसे आएगा? चेक करो एक बार फिर से, आंसर चेक करो क्या लिखा हुआ है। नहीं, माइनस में 1/3 बाहर है, +70 के क्या 3 एक, ये यहीं पे प्लस में आना चाहिए ना। अब यहाँ पे प्लस में आ सकता है कि वो चेक कर लो, यानी कि यहाँ पे गलती हो सकती है। -2 -12, तो अगर सपोज करो ये यहीं पे प्लस में आ जाए तो 14 4 जाए, ये भी 56 हो जाए, तो फिर लैम्डा भी चेंज होगा नहीं होगा? दैट मीन्स हमारा ही करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप इसका सी डॉट डी करके देखो 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसका सी डॉट डी करके देख लो ना। 160/3 इंटू 2 यानी कि 320/3, देन -5 इंटू -1 +5, एंड देन -5/3 सॉरी 5/3, एंड -70 इंटू 4 तो -280/3, तो 325 में से 280 गए तो 45/3, विच इज इक्वल टू 15 आ तो रहा है। दैट मीन्स हमारा करेक्ट है। और बाकी आप, मैं किसी रेफरेंस बुक से चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लेना अगर मिसमैच मिले तो, बाकी हमारा करेक्ट है। दिस इज द फाइनल। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एज पर योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है ना, चलें करें नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर नाउ व्हाट, question number 13, the scalar product of vector with a unit vector along the sum of distances is equal to 1, find the value of lambda। again a nice question, सारे अच्छे अच्छे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या कह रहा है, तभी तो उसका नाम इसलिए नहीं है। क्या कह रहा है, एक वेक्टर है ये, इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? एक यूनिट वेक्टर के साथ, एक यूनिट वेक्टर के साथ। और वो यूनिट वेक्टर कहां से मिलेगा? इन दोनों के सम के अलोंग है वो, इन दोनों के सम के अलोंग है। और वो डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। वो डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? 1 निकल के। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इसमें कहीं ना कहीं लैम्डा छुपा रखा, ये रहा, ये लैम्डा छुपा रखा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये तो है वेक्टर ए, है ना, ये तो है वेक्टर ए। ये ले लो वेक्टर बी, या एक काम करो, इसको ले लो वेक्टर ए जिसका सम करना है ना, इसको ले लो वेक्टर बी, और डॉट प्रोडक्ट जिसके साथ करना है वो ले लो वेक्टर सी। तो एक्चुअली सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है, नहीं सी के साथ तो करना है, लेकिन जिस ए और बी का प्लस करके उसका यूनिट वेक्टर करना है। देखो, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो इन दोनों का सम करके उसका कैप निकालना है, और उस कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, और वो 1 रखना है, वहां से लैम्डा निकल गया। समझ आया? चलिए, तो हम निकालते हैं स्ट्रेट अवे ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। यहाँ निकालता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, शॉर्ट में निकाल लूँ, जोड़ दूं सीधे ही। आपको पहले वेक्टर ए लिखना है फिर बी लिखना है इन द एग्जाम्स। 2 + लैम्डा टाइम्स आई कैप, देन व्हाट, 4 + 2 6 जे कैप, देन व्हाट, -5 + 3 -2 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए प्लस बी। अब इसका लेट से इसको मैं अगला वेक्टर दे देता हूँ वेक्टर डी, क्योंकि फिर कैप निकालेंगे तो डी कैप लिख देंगे ना। तो यहां से मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूं, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? डी कैप। डी कैप विल बी वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। सो ऊपर तो ये सेम टू सेम, आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, और नीचे जो है इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका 2 + लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का सम। सॉरी, ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 + लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, और इसको सॉल्व करो नीचे। तो 4 + 4 लैम्डा, 4 लैम्डा 2 ए बी,
प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, इन सबको जोड़ना है। चलो एक लास्ट स्टेप में और इसको लिखते हैं, उसके बाद तो फिर आगे काम। 2 प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। चलो अब लैम्डा स्क्वायर तो है ही, प्लस 4 लैम्डा है ही, देन व्हाट 36 प्लस 4 40 44 का सम का रूट। फाइन, यहां तक क्लियर है। चलो इसके आगे तो इसको सॉल्व कर भी नहीं सकते ना, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये डी कैप आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है सी के साथ, है ना, और फिर वो डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है, इक्वल टू 1 गिवन है। फाइन, तो नाउ हमको ऐसा गिवन है कि सी वेक्टर डॉट डी कैप इक्वल टू 1, ये गिवन है, ये हमको गिवन है। हाँ, प्रोजेक्शन गिवन है, 1 यूनिट का प्रोजेक्शन आ रहा है, ऐसा हमको गिवन है। चलिए तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। वेक्टर सी हमको गिवन है, इसे क्या आई कैप, या सीधे डॉट प्रोडक्ट निकालूं? देखो 1 इंटू दिस, देन 1 इंटू दिस, देन पहले आप एक काम करना, एग्जाम के करने के लिए पहले सी लिखना है यहाँ पे, फिर डी ये बड़ा सारा लिखना है यहाँ पे, इक्वल टू 1 लगाना। अभी के लिए थोड़ा डायरेक्ट कर लूं मैं, तो वेक्टर सी का मुझे वो क्या गिवन है, या वेक्टर सी, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और डी को मैं नहीं लिखने वाला, डी कैप इक्वल टू 1। अब मैं 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, और देखो एलसीएम तो यही आ जाएगा नीचे, है ना, तो 1 प्लस 2 लैम्डा यानी कि 2 प्लस लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा विल गिव मी 2 प्लस लैम्डा ओनली, देन 1 into 6 will give me 6, and then 1 into minus 2 will give me minus 2, divided by LCM यही, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है फाइन, तो 2 माइनस 2 तो काटो, तो लैम्डा प्लस 6 विल गिव मी, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, 2 6 12 लैम्डा आ गया, और प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और यहाँ से ये स्क्वायर कट गया, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा। तो पहले लग रहा था लैम्डा की दो वैल्यू है, लेकिन नहीं है, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर खत्म, और 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा, और 44 माइनस 36 8, सो लैम्डा नहीं, 44 माइनस 36 विल गिव मी 8, सो लैम्डा इक्वल टू 1। आंसर मैच करो, आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है, कर दूं डिलीट? ठीक है, 14 क्वेश्चन देखूं, ये टाइम हो गया, स्कूल ही नहीं जाना? क्यों? हम नहीं जाते, अच्छा। ओके, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली, तो आज कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज को, क्योंकि कल से फिर वो बात करके गई है गार्जियन, तो हो सकता है कि मेरे को आपको टाइम पे ही छोड़ना पड़े कल से, आज से आज का दिन हमारा है। ओके, तो कितने क्वेश्चन है टोटल? बस हो ही गया ना, तो फिर दो और है, तो पूरी एक्सरसाइज ही कर लेते हैं आज, है ना। ए वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, शो दैट वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी, है ना। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, सबसे पहले मैंने एक चीज पकड़ी, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, सबसे पहले मैंने ये चीज पकड़ी कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या पकड़ी कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, हाँ नहीं, एक्सिस जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हो, एक्सिस के अलोंग भी बहुत सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं ना स्पेस के अंदर, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि तीन वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो तीनों एक्सिस पे ही लाया कर रहे हैं। वो तो एक एग्जांपल है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेकिन दुनिया स्पेस में और भी लाइंस हैं तीन ऐसी, जो कि बहुत सारी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकती है ना। तो अभी अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे बात नहीं करेंगे इसको, अभी हम ये बात करेंगे ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी। एक बात ये गिवन हो, तो जो जो गिवन पॉइंट्स मुझे यहाँ से पता चले, देखो स्केच बनाने के कितने पैसे लगते हैं, इसने मेरा फ्री में स्केच बनाया, बनाया ना, वैसे कितने पैसे लगते हैं? ओके, चलिए ठीक है। सो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल, सो लेट्स से व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। फर्स्ट गिवन पॉइंट हो गया ये। सेकंड गिवन पॉइंट इज, एंड लगा देता हूं, सेकंड गिवन पॉइंट इज दैट कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, कॉमा वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी, कॉमा वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर सी। अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर में कभी भी ऐसे मत लिख के आ जाना, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ये केवल पैरेलल लाइंस में लिख सकते हैं अपन, लेकिन ऐसे परपेंडिकुलर में नहीं लिख सकते। म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको तीन केस ऐसे बना के बताने पड़ेंगे, ठीक है ना, समझ आया? चलिए अब मुझे बताओ, अगर तीन वेक्टर्स
मतलब कोई भी एक वेक्टर ही मान लो, चलो दो वेक्टर्स को मिला के परपेंडिकुलर हैं, तो कैन आई राइट इट एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, कॉमा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, कॉमा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल, जिन जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना, होता है नहीं होता है? तो अगर ये तीन परपेंडिकुलर केसेस मुझे मिल गए तो तीन डॉट प्रोडक्ट जीरो मिल गए, और प्लस इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ये मुझे हल करना। तो आई कैन से ये सारी बातें गिवन है, ये सारी बातें तो है मुझे गिवन। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि एक वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, कोई वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, वो वेक्टर ए से जितने डिग्री का एंगल बना रहा है वेक्टर बी से भी उतने डिग्री का एंगल बनाएगा, और वेक्टर सी से भी उतने डिग्री, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है एंगल वेक्टर ए से भी, इक्वली इंक्लाइंड है वेक्टर बी से भी, और वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है वेक्टर सी से भी। तो मैं मान लेता हूं वेक्टर ए के साथ जो ये एंगल बना रहा है उसको लैम्डा, वेक्टर बी के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बीटा, एंड तो मेरे को प्रूव करना है लैम्डा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो वेक्टर एंगल बिटवीन, देखना ध्यान से, एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और एक एक लेते हैं, पहले वेक्टर ए के साथ लेते हैं, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कोई एक वेक्टर है, इसका तीनों के साथ अलग अलग एंगल लेना है, एंगल ए वेक्टर ए के साथ भी लेना है, वेक्टर बी के साथ भी लेना है, वेक्टर सी के साथ भी लेना है, एंड वेक्टर ए इज गिवन बाय, मुझे बताओ कैसे हम एंगल निकालते हैं, बताओ। डॉट प्रोडक्ट की मदद से, अभी क्रॉस में नहीं जा रहा हूं मैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ए डॉट बी में ए तो ये और बी है, तो दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट डॉट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। और इस एंगल को मैं तीन एंगल से ना, वैसे तो थीटा मानते हैं लेकिन तीन एंगल से तो अल्फा बीटा गामा मानने की हमने सोची है, तो इसको मैं थीटा ना लिख के अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अच्छा जी, अब डॉट प्रोडक्ट आप यूजिंग प्रॉपर्टीज लगाओ, एक में लगा देता हूँ फिर बाकी अपन बाकियों में आप लगा देना ना। बोलो अल्फा ए इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यस और नो? फिर क्या आएगा बी डॉट सी है, बी डॉट सी नहीं, बी डॉट ए, उसको नहीं लिख सकते मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना, सी डॉट ए, ठीक है? अरे बी डॉट ए और सी डॉट ए तो जीरो है, चेक करो, है ना, है कि नहीं है? तो इसको जीरो जीरो, ये लो बी डॉट ए यहाँ पड़ा है तीनों के साथ था ना वो, तो बताना इधर की जगह इधर बता दिया, बाकी माइंड में तो घूमना चाहिए कि सबका सबके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो गिवन है, ठीक है? सो अगली स्टेप में, अभी मेरे पास स्पेस की यहाँ पे कमी रहेगी, तो मैं अगली स्टेप में इसको जीरो और इसको जीरो लिख सकता हूँ, बोलो जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो लिख सकता हूँ, और अगली स्टेप में जीरो जीरो हटा भी सकता हूँ, हटा दिया, ठीक है ना, हटा दिया, ठीक है? तो कुल मिला के क्या रह गया, केवल ऊपर क्या रह गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, यस, डिवाइडेड बाय नीचे जो है सो है सी का होल मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड वेक्टर। चलिए ये तो एक एंगल निकाला है आपने, अब इसका अगेन आप एंग वेक्टर बी के साथ निकालो, ठीक है? देन वेक्टर सी के साथ निकाल दो। अब शॉर्ट में अपने को हिंट मिल गया ना कैसे कैसे निकलेगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर बी, एंड वेक्टर बी, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, देखो जब इधर बी लगाऊं, ऐसे ही सोच के देख लो, अगर यहाँ पे मैं बी लगाऊं तो ए डॉट बी, बी का स्क्वायर और सी डॉट बी, तो ए डॉट बी और सी डॉट बी जीरो और बी का स्क्वायर रह जाएगा, तो ए की जगह ऊपर बस वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लेकिन नीचे अभी यहाँ पे बी रहेगा, ए की जगह क्या रहेगा, बी, एक बार तो सम वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एक बार क्या रह जाएगा, ए की जगह बी, फाइन। और ऐसे ही करके सी का भी निकाल लो जरा, सी के साथ भी निकाल लो, मतलब सो इट विल बी लाइक ए प्लस बी प्लस सी एंड व्हाट, वेक्टर सी, फाइन। सो इट विल बी लाइक वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, और अब की बार नीचे ए प्लस बी प्लस सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अब आप ध्यान से देखो, ये तीन एंगल्स आ गए आपके पास,
ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो आ गया, बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो आ गया, मतलब उसका कॉस आ गया है ना। इसको यहाँ पे लिख दो, ये क्या है, ये है कॉस बीटा, है ना, और ये क्या है, कॉस गामा। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ गया। ध्यान से देखो ये तीनों तो सेम है। कैसे सेम है बताओ। देखो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और सी सब जब सेम है तो उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर न्यूमरेटर में सेम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में खुद ही रखे हुए हैं, तो ये सेम हो जाएगा। तो ये तीनों सेम हो गए। तो इन तीनों से मैं कह सकता हूं कि कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, which implies that alpha equal to beta equal to gamma, which hence we can say that कि vector A, vector B and vector C are equally inclined with जो भी है A प्लस बी प्लस सी, स्पेस नहीं होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी के साथ वो इक्वल इंक्लाइंड है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 माननी पड़ेगी, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, और एक चौथी और लिख देना इक्वेशन 4। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 आप कह सकते हो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस, क्योंकि आरएचएस सेम होगा, आरएचएस इसका आरएचएस इसका आरएचएस, तो एलएचएस भी सेम हो जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा। थोड़ा सा रफली किया हमने इसको, हालांकि क्वेश्चन बाकी समझ में आ गया अच्छे से। और डिटेल में अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन का, लेट से कि आप इस सेशन में कोई क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, है ना, और आपको लगता है कि सर ने थोड़ा सा क्विक करवा दिया, थोड़ा सा ऐसे ही करवा दिया रफ में, है ना, और आपको उसको और भी ज्यादा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर का भी वीडियो है, मेरे पास लास्ट टू लास्ट ईयर का भी वीडियो है। और हो क्या रहा है, हो ऐसे रहा है कि पहली बार जब किया था बहुत ज्यादा डिटेल में, अगले साल थोड़ा रफ, फिर उस अगले साल और ज्यादा रफ, ऐसा ऑटोमेटिक होता जाता है, हर एक के साथ होता जाता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पहली बार सोल्व किया तो मैं डिटेल में करूंगा, लेकिन अगले साल ऑटोमेटिक वो मैं रफ करूंगा दूसरे बच्चों के साथ। तो ऐसा होता जाता है। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो उससे पिछले के भी मेरे पास वीडियोस रहेंगे, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना, इन केस आपको नहीं समझ आया। ठीक है, तो आपके आगे आने वाले के साथ हो सकता है इससे भी ज्यादा डायरेक्ट करूँ, ऐसा होता ही जाता है। आप खुद एक क्वेश्चन को 10 बार करोगे तो आप 10वीं बार तो उसको बिल्कुल फेयर ऐसे ही कर दोगे, है ना, पूरा डिटेल में मन ही नहीं करेगा कि उसको डिटेल में करें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट, प्रैक्टिकली लास्ट है, फिर उसके बाद एमसीक्यू है। प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये आएगा इफ एंड ओनली इफ ए बी आर परपेंडिकुलर, और ये नॉट इक्वल, ये जीरो वेक्टर नहीं है, बी जीरो वेक्टर नहीं है। तो आपको प्रूव करना है कि ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हमको ये इक्वेशन तो एज इट इज गिवन माननी पड़ेगी, है ना। मैं इसको एक्सप्लोर करना शुरू करता हूँ। तो देखो किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, नहीं ऐसे मत करो आप, प्रॉपर्टी लगाओ, ए डॉट ए बी डॉट बी ऐसे लगाओ। तो ए डॉट ए एक बार, प्लस फिर ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट ए, और लास्ट में बी डॉट बी, इक्वल टू सामने क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है एज इट इज लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। फाइन, तो ए डॉट ए विल गिव मी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट बी डॉट ए को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। क्या कट गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर से ये गया, इससे ये गया, क्या बचा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्केलर है तो जीरो लिखूंगा, जीरो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज यहां से क्या लिख सकते हो आप, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। टेल मी ए डॉट बी को अगेन एक्सप्लोर करो, इट इज लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू इंटू कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या प्रूव होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो सकता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो हो सकता है, और cos थीटा भी जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब इन दोनों को करने के लिए तो उसने हमको मना कर दिया, कहाँ किया, ये लो, वेक्टर ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर, वेक्टर बी इज नॉट ए जीरो वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो नहीं हो सकता। तो फिर एक ही केस बचा, cos थीटा जीरो लो, विच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, which implies vector A is perpendicular to vector B, proved।
ठीक है, आप एक लाइन लिखना है यहाँ पे, वी कैन नॉट टेक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज गिवन दैट वेक्टर ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर एंड वेक्टर बी इज नॉट ए जीरो वेक्टर। तो ये करने के लिए एक ही इफ एंड ओनली इफ का मतलब होगा कि केवल ये बात होगी तो ही वो बात होगी, ठीक है ना। वैसे जीरो करने के तीन तरीके हैं, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, लेकिन उन दोनों को अगर आप कंपल्शन डाल दो कि इसको जीरो नहीं कर सकते तो फिर केवल और केवल एक ही तरीका है कि कॉस थीटा को जीरो करने से ही वो बात साबित होगी, ठीक है, हो जाएगा। चलो अब आ जाओ एमसीक्यूज पे फटाफट। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देन वेक्टर ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एंगल कहाँ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ए डॉट बी को एक्सप्लोर कर दो, कुछ मत करो। तो ए डॉट बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। थीटा जहां पे इन दोनों के बीच का एंगल रहेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगेन स्केच कर दिया मेरा उसने, ठीक है, ओके, ठीक है। अब सुनो, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना, वी नो दैट, वी नो दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए is always greater than equal to zero and magnitude of b is always greater than or equal to zero। तो इनइक्वालिटी लगाओ भाई, इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो रहेगी रहेगी, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो रहेगी, तो पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करने के लिए केवल एक ही चाह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग जीरो से बड़ा चाहिए, तो ये तो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता, ये भी जीरो से बड़ा रहेगा ही रहेगा। तो अब केवल और केवल अगर कॉस थीटा और जीरो से बड़ा हो जाए तो ये पूरी चीज जीरो से बड़ी होगी नहीं होगी। तो फाइनली मैं इस पे आगे ला कर रहा हूँ कि cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। cos थीटा पॉजिटिव चाहिए, cos थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट और फोर्थ, और अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में केवल और केवल क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, थर्ड और फोर्थ का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन रहता, लेकिन फोर्थ तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर केवल क्वाड्रेंट फर्स्ट है, केवल क्वाड्रेंट फर्स्ट है। तो मैं क्या लिख दूंगा कि थीटा 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 विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, थीटा मैं लिख दूंगा कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू हो जाएगा। इसका रीजन डाल देंगे अपन कि इसका रीजन अपन ये डालेंगे कि एस थीटा कैन ओनली लाई बिटवीन जीरो एंड पाई, इसके बीच में ही थीटा रखते हैं अपन जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। तो इसके अंदर से अगर आपको देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, लेकिन आपको पॉजिटिव चाहिए तो एक ही ऑप्शन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द फाइनल आंसर। समझ आया खुशी, ठीक है। अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में दो ही क्वाड्रेंट ले सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये अपने के ऊपर कंपल्शन है। अब कोस थीटा को जीरो या जीरो से बड़ा करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि फर्स्ट और फोर्थ, फोर्थ का तो ऑप्शन खत्म, तो अब आपको फर्स्ट एंड सेकंड रख सकते हो, उसमें पॉजिटिव रखना है तो फर्स्ट रखोगे और नेगेटिव रखना है तो सेकंड रखोगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट इज आंसर। तो ऑप्शन नंबर को, हाँ, फिर आपका जीरो टू पाई चलता है ना, जीरो टू पाई चलता है क्योंकि उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, डन, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करो आंसर। 17 देखते हैं, कर दूं डिलीट। 17 is let vector a b be two unit vectors, theta is the angle between them, then a plus b is unit vector if and only if। देखो क्या कह रहा है कि वेक्टर a और b तो यूनिट वेक्टर है, यहां से क्या पता चला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, ठीक है, तो a प्लस b जो है वो यूनिट वेक्टर कब होगा ऐसा आपको पता लगाना है, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग, ए प्लस बी का अगर मैं ए प्लस बी से ही डॉट प्रोडक्ट करूं तो किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इधर से आ जाओ, अपन ने दो तीन बार कर लिया तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये हमेशा ऐसा ही बनता है कुछ, इसका स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी। वैसे आपको एग्जाम में कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, कभी भी नहीं लिखना, फाइन, इक्वल टू दिस। अब इस इधर से मुझे क्या क्या वैल्यूज गिवन है, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है 1 का स्क्वायर, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है 1 का स्क्वायर और 2 टाइम्स ए डॉट बी यहाँ हो जाएगा, और मुझे इसका भी मैग्नीट्यूड गिवन है 1 का स्क्वायर। चेक करो, ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ए प्लस बी इज ए
यूनिट वेक्टर, तो ए प्लस बी अगर यूनिट वेक्टर है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी तो 1 होगा और 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर काट दो, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। फाइन। अब ए डॉट बी की वैल्यू अगर -1/2 हो गई तो ए डॉट बी को अगेन आप एक्सप्लोर करना जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस, क्योंकि एंगल चाहिए तो फिर आपको डॉट प्रोडक्ट में इसको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। अगेन ये 1 1, अगेन ये 1 1 है ना, 1 × 1 × cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है ना, इक्वल टू -1/2, सो इट विल इंप्लाई दैट cos थीटा की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आई विल राइट इट एज cos थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ, अच्छा 1/2 कब होता है, 1/2 होता है 60 डिग्री पे, π/3 है ना, सो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस π/3, so cos theta equal to cos 2π/3, so theta equal to 2π/, check करो आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। अच्छा, मुझे ऐप चेंज करना पड़ेगा, ये ऐप अब क्या है, फेल हो गया है। ठीक है, सो डी 2π/3, ठीक है ना, ओके। किसी को अगर मेरी फोटो के साथ सॉल्यूशन चाहिए तो भी मेरे पास पुराने साल के वीडियोस हैं ना, अभी स्केचिंग के साथ मिल रहे हैं, भाई समझ नहीं आ रहा हो किसी बच्चे को, वो हाथ पाँव के एक्शन थोड़े से उससे ज्यादा समझ आता है तो चाहिए तो मुझे बता देना, बस मैसेज कर देना, पुराने वीडियोस भी दे सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, तो दिखने से ही सरल लग रहा है, डॉट क्रॉस का बस नॉलेज होनी चाहिए, तो है नॉलेज आपको किसका क्रॉस, ये एक तरीके से आपके खुद का खुद के साथ क्या होता है ये सब पता होना चाहिए ना, तो आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है, आई जे के, आई होता है वापस, नहीं डॉट है, सॉरी आई डॉट आई हो गया ये, है ना, समझ आया, बस ये पता होना चाहिए, प्लस जे डॉट, अब जे के सीक्वेंस नहीं, आई के सीक्वेंस में ही नहीं आ रहा तो -j, -j, सीक्वेंस में आए तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, सिंपल सा लॉजिक है, तो के आई जे सीक्वेंस में आ रहा है तो सिंपली के कैप ही तो आएगा बेटा, आई कैप जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप ही आएगा ना, इक्वल टू इसकी वैल्यू चाहिए भाई, इसकी वैल्यू चाहिए थी तो दैट मीन इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, सॉल्व करो, आई डॉट आई यानी कि 1, भाई आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 1 होगा, है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और वो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, तो आंसर 1 यूनिट, वेरी इजी, ऑप्शन सी। तो बस वो याद होना चाहिए ना, क्रॉस किसके साथ क्या होगा ना, और आप ऐसे कर रहे थे तो उससे भी यही आता, आप ऐसे करना चाह रहे थे, मैंने देखा था, इसको इससे, है ना, आप ऐसे करना चाह रहे थे उससे भी आंसर, पर आप मुझे एक चीज बताओ, आपने ये चीज सीखी कहाँ है, सीखी है क्या कहीं, ये ना आरबीएससी की बुक में इसको एक नाम देते हैं, को अभी नाम याद नहीं आ रहा, इसको एक नाम देते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के को एक नाम होता है, आपको फिजिक्स वाले को तो पता होना चाहिए, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, वो आरबीएससी की बुक में था, एनसीईआरटी बुक में इस चीज का कहीं जिक्र नहीं है, एक एक्सरसाइज है इसके लिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी एक्चुअली क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं है डॉट प्रोडक्ट भी नहीं है, तो ये क्या चीज है, ये ऐसे कुछ ऐसे नाम है, स्केलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, इसको कुछ कहते हैं, है ना, आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू टुमारो इफ यू वांट, है ना, इसकी आरबीएससी की अगर आप बुक खोलो 12th की तो एक पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम जानते ही नहीं है तो, और आप जो कर रहे हो वो करना गलत है, ऐसे ऐसे करना गलत है, ठीक है ना, वो अंदर अंदर प्लस या माइनस से होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अप्लाइड ओवर एडिशन, नॉट ओवर क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, ठीक है, चलो आ जाओ, if theta is the angle between any two vectors this then this when theta is equal to what, very easy, 45 degree। अरे यार, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, जब साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होंगे, ठीक है ना, अगर प्रैक्टिकली देखें तो मुझे बताओ, अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओ, ये क्या है, नहीं ये तो वैसे ही मैग्नीट्यूड होता है, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है और वो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के ऊपर लग जाए तो मैग्नीट्यूड, ये थोड़ा सोचना अच्छा है यहाँ पे कि, है ना, अगर वेक्टर के ऊपर लग जाए तो मैग्नीट्यूड और स्केलर के ऊपर लग जाए तो मॉडुलस, ठीक है, तो आई विल राइट इट एज मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, पहले ही लिख देता हूँ, चलो, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इस पूरे का तो मॉडुलस है, इस पूरे का तो क्या है, मॉडुलस, और उधर आ जाओ, उधर सीधे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे बताओ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम्म
साइन थीटा, एन कैप तो लगाऊंगा तो वेक्टर बन जाएगा ना, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, अगर मैं एन कैप लगा देता हूं तो एन कैप इसकी डायरेक्शन होती है और बची हुई चीज उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन मुझे उसने डंडा लगा दिया, दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है फाइन। अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव, तो ये एज इट इज मॉडुलस से बाहर आ जाएगा, जो पॉजिटिव है वो चुपचाप मॉडुलस से बाहर आ जाता है बिना शोर शराबा करे, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद इससे कट जाएगा, तो बचा क्या बचेगा, मॉडुलस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको थीटा कहां से कहां जाना अलाउड है, फर्स्ट एंड, तो ये साइन थीटा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है और वो कॉस थीटा भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस लगा हुआ है तो वो फर्स्ट में ही रहेगा, फर्स्ट में रहेगा तो फिर उसको भी फर्स्ट में रहना पड़ेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस थीटा को उधर भेज दिया तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा एक चीज सुनो, अगर यहाँ पे ये मॉडुलस यहाँ लगा रहता तो क्या होता, तो फिर साइन थीटा तो वैसे भी फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव है, तो फिर दो आंसर्स आते, एक होता पाई बाय 4, एक होता पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 भी आंसर रहता, क्योंकि कॉस थीटा को ही पॉजिटिव कर रहा है, साइन थीटा तो फिर कॉस थीटा के हिसाब से चलेगा, मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा, साइन थीटा वैसे चलेगा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो साइन थीटा भी मैंने फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लिया, लेकिन मॉडुलस यहाँ लगा दूं, मॉडुलस यहाँ लगा दूं तो अब साइन थीटा पॉजिटिव तो दोनों ही क्वाड्रेंट में रहता है, तो अब cos थीटा को भी दोनों क्वाड्रेंट का मानना पड़ेगा, दोनों क्वाड्रेंट का मानना पड़ेगा, तो वन दो बार वैल्यू आती है, एक बार पाई बाय 4 पे आती है, एक बार 3 पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, तो फिर इसके दो आंसर्स हो जाते हैं फाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो दैट इज डन वेक्टर अलजेब्रा, हालांकि इजी चैप्टर था बट हमने डिटेल में किया फॉर द सेक कि हमारे को 3D में दिक्कत नहीं आया, और बिलीव मी अगर आपने इसको टेक्स्ट चैप्टर को, हालांकि हमने थोड़ा रफली किया है, एक ही दिन में इंट्रोडक्शन कर दिया, एक ही दिन में वन शॉट में अपने सब कुछ किया है, बट फिर भी अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से सीखा है, वीडियोस को रिवाइज कर लो ढंग से, एक दिन का नहीं, अभी तो टेस्ट भी, मुझे टेस्ट में मैं सोच रहा कल से 3D स्टार्ट करेंगे, नहीं कल टेस्ट लेंगे पहले वेक्टर का, एक एक या दो दिन और मान लो, क्योंकि फिर हमको रिवीजन का टाइम नहीं है, हमको ही पता है, तो जो चल रहा है साथ के साथ एक बार हो जाएगा सो हो जाएगा ना, तो वेक्टर का कल टेस्ट है, कम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अच्छे से पढ़ो पूरा चैप्टर, थोरोली रिवाइज करो, बिलीव मी आपके 3D की 3 एक्सरसाइज आप यूं ही कर दोगे अगर आपको वेक्टर की नॉलेज अच्छी है तो। ठीक है ना, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड